अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद कयूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसारा ना खबर की खबर लेके। आज का जो अखबारात हैं वो किस तरह देख रहे हैं सूरत हाल को और किस तरह उन्होंने कवर किया है, एक नज़र एक पैकेज आपको दिखाते हैं। सिंध के मसाइल के हल के लिए वजीर आजम की सिंध हुकूमत को साथ मिलकर चलने की दावत आज के तमाम कौमी अखबारात की मेन स्टोरी है। रोजनामा जंग ने वजीर आजम की पेशकश को अहमियत दी। अल्फाज हैं, कराची के मसाइल वफाक और सिंध अकेले हल नहीं कर सकते, मिलकर चलना होगा। इमरान खान। वजीर आजम की पेशकश को रोजनामा पाकिस्तान ने कुछ इस तरह से हाईलाइट किया। मसाइल हल करने के लिए वफाक और सिंध को मिलकर चलना होगा। वजीर आजम इमरान खान। नवाई वक्त ने भी वजीर आजम की सिंध हुकूमत को ऑफर कुछ इस तरह से शाया किया। कराची के मसाइल मिलकर हल करें। इमरान खान। सिंध हुकूमत को पेशकश। रोजनामा एक्सप्रेस ने वजीर आजम की दावत को नुमाया जगह दी। कराची के मसाइल हल करने के लिए वफाक सिंध को मिलकर चलना होगा। वजीर आजम की पेशकश को रोजनामा दुनिया ने अपने अंदाज में शाया किया। वफाक और सिंध को मिलकर चलना होगा। वजीर आला बंडल आइलैंड का दोबारा जायजा ले, 2 साल में पानी का मसला हल कर देंगे। वजीर आजम। मसाइल के हल के लिए वजीर आजम की दावत को अंग्रेजी अखबार ने भी नुमाया कवरेज दी। डॉन अखबार की टॉप स्टोरी के अल्फाज हैं, PM asks Singh to review stance on plans for Bandal Island। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की मेन स्टोरी कुछ इस तरह से है, PM solicits Sindh government support on key projects। वजीर आजम की ऑफर से मुतालिक दी न्यूज की लीड स्टोरी है, सेंटर सिंध should join hands to solve Karachi's issues। इमरान। वॉशिंगटन पोस्ट में वजीर आजम के आर्टिकल को डेली टाइम्स ने अहमियत दी। अल्फाज हैं, abandoning अफगानिस्तान will lead to a meltdown। PM। द नेशन की टॉप स्टोरी के अल्फाज हैं, PM urge Sindh government to reconsider Bandal Island project। ये तो थी जी अखबारात की एक तफसील के अखबारात ने कौमी इशूज़ को कैसे देखा। अब हम देखते हैं कि खबर की खबर का जो रनडाउन है वो क्या है, ताकि फिर हम प्रोग्राम को आगे लेके चल सकें। वज़ीर आज़म इमरान खान की सिंध हुकूमत को मुफाहमत की पेशकश। अफगान जंग के नताइज पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं, वज़ीर आज़म का अमरीकी अखबार में मजमून। शरीफ खानदान लड़ाई फैसला कुन मराहिल में दाखिल। रोजनामा जंग का इदारिया है आज का, बढ़ती हुई सियासी तल्खियाँ। और रोजनामा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का कालम है, वो डिस्कस करेंगे। टॉप ट्रेंड में इंज़मामुल हक के हवाले से, सेहतियाबी के हवाले से जो दुआइया लोगों के ट्वीट्स हैं उस पर बात करेंगे। और वज़ीर आज़म का कौमी T20 स्क्वाड पर अदम एतमाद और तब्दीलियों का जो है इंदिया है वो इस हवाले से दिया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। अगर प्रोग्राम का आगाज़ हम एक रिपोर्ट से करें जी बिल्कुल, तो ज़्यादा थोड़ा बेहतर होगा। एक रिपोर्ट देखते फिर आगे चलते हैं। शहरों पे इतना प्रेशर है कि अभी से हमने आगे प्लानिंग ना की तो शहर ये अनसस्टेनेबल हो जाएंगे। बंडल आइलैंड हमारा प्रोजेक्ट है, इसका सारा फायदा तो एक्चुअली सिंध को है, तो इसको रिकंसिडर करें। सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को पूरी तरह जोर लगाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध के मसाइल के हल के लिए सिंध हुकूमत को मिलकर साथ चलने की दावत दे दी। वज़ीर आज़म ने कराची सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कराची वो शहर है जो सारी दुनिया से सरमायाकारी अपनी तरफ खींच सकता है, लेकिन इसके लिए शहर को बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे अहम चीज़ शहर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। सर्कुलर रेलवे इसकी बहुत बड़ी मिसाल है जो सारे कराची से गुजरेगा, जिससे सड़कों से गाड़ियों का दबाव कम होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कराची के दीगर मसाइल के हल के लिए वफाक और सिंध को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वफाकी हुकूमत अकेले कुछ नहीं कर सकती। हमें सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रख कर मुल्क की खातिर, सिंध की खातिर इकट्ठे होकर चलना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा सिंध के मौके पर नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद गौस अली शाह ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में PTI में शमूलियत का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने मुफाहमत की पेशकश कर दी है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल ये भी साबित किया कि एक वज़ीर आज़म और लीडर में भी एक फ़र्क होता है, और लीडर वो होता है जो सबको साथ लेके चलता है। और इमरान खान साहब ने जो कल पेशकश की है, अब मैं समझता हूँ कि जितनी कसाफत सोसाइटी में और सियासत में आ गई है,
ये एक ताज़ा हवा का झोंका है जो वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान की शक्ल में है। और सियासी जमातों को भी ये समझना होगा कि अगर वो ये चाहते हैं कि जमहूरियत की बका रहे और वो ये चाहते हैं कि जो पार्लिमानी निज़ाम है वो कायम रहे, तो फिर मिलजुल कर ही चलने में सबकी बका है। और अगर सिंध और विफाक मिल के काम करते हैं और इससे सिंधी अवाम को फ़ायदा होता है, तो इससे बड़ी और अच्छी खबर क्या हो सकती है। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। मैंने कहा ज़रा इमरान खान साहब के इस बयान पे पीटीआई का मौका भी ले लें, क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अब वज़ीर आज़म साहब ने एक मंसूबे का कल आगाज़ कर दिया और एक अच्छी बात है कि कल कराची वालों को उनके मसाइल की जानिब विफाक की तरफ से भी, अब पैसे तो शुरू से ही हम काफ़ी अरसे से विफाक जो है इस पर काम कर रहा है, लेकिन कल का जो इफ्तिताह है वो इस बात की अलामत है कि कराची में तब्दीली का आगाज़ शुरू हो गया। देखिए, आपने खुद कहा अच्छी बात है, तो अच्छी बात का रद्द-ए-अमल अच्छा होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज वजीर आजम ने कराची की अहमियत इस मुल्क के लिए जितनी खुले तौर से बयान की कि कराची उठेगा तो मुल्क उठेगा, और इसीलिए वो चाहते हैं कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के बेहतरीन शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर से हो, और वो मुमकिन नहीं हो सकता जब तक सिंध हुकूमत ताउन न करे। इसीलिए उन्होंने कराची की तरक्की की ख्वाहिश का भी इजहार किया, सिंध हुकूमत को ताउन की यकीनी दिलाई हुई। उन्होंने कहा आपने फैसला किया कि बंदर आइलैंड नहीं करना, हमने आपके फैसले पे सराखों कह दिया, इसलिए हम तो नहीं आए थे आपसे कोई चीज सिंध की छीनने। सिंध में है बंदर आइलैंड, सिंध में ही रहेगा, इसमें सिंध का फायदा था। हमने लाहौर के अंदर भी रावी सिटी का ऐलान किया। इसी तरह हम चाहते हैं कि कराची का भी एक हिस्सा जिसमें $50 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट का उन्होंने कहा कि आ सकता था इस शहर के लिए, उसको आपने ना कर दी। आप इस सबके फैसले को नजरसानी करें। अच्छा सर, वज़ीर आज़म ने जो पेशकश की, अब वैसे तो सराहा जा रहा है कि अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि सिंध और विफाक मिल के काम करें, लेकिन कोई गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं हुआ पीपल्स पार्टी की जानिब से। असल में बात यह है ना कि जब इंसान को धरती से मोहब्बत होती है तो धरती पे कोई भी अच्छा काम हो तो उससे उसका दिल बाग बाग होता है। लेकिन जिनके पैरों तले हुकूमत सिरकती भी नजर आए, जिससे कि जो काम 13 साल में वो एक बस नहीं ला सके, 3 साल में पीटीआई की हुकूमत ने बसें भी ले आई ग्रीन लाइन की और उसको ऑपरेशनल भी कर दिया। सिर्फ वो नहीं किया, उसने ना रेड लाइन शुरू कर सके, ना येलो लाइन शुरू कर सके, ना ब्लू लाइन शुरू कर सके, ना पर्पल लाइन शुरू कर सके, ना ब्राउन लाइन शुरू कर सके। जो मंसूबा 2010 से ये अभी तक केसीआर कह रहे हैं, पीटीआई की हुकूमत आई, उसने 3 साल के अंदर अंदर आज इस मंसूबे का संग बुनियाद रखवा दिया और इस बात का भी ऐलान कर दिया कि इंशाल्लाह 2 साल के अंदर ये मंसूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होगा और 3 साल के अंदर अंदर इस शहर में एक मॉडर्न रेलवे का निजाम चल रहा होगा। सर बहुत शुक्रिया। शफीक साहब, मैंने कहा कि जब हमने पीटीआई का मौक़िफ़ लिया तो साथ अगर पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ खालिद साहब, तो बेहतर है कि ज़रा उनके का भी मौक़िफ़ जो है वो आ जाए। तो हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख साहब। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। अब मैं अभी शमीम नकवी साहब से बात कर रहा था, तो मैंने कहा पीपल्स पार्टी क्या सोचती है और जो वज़ीर आज़म ने पेशकश की है उस पर आप लोग किस तरह इस पेशकश को देखते हैं? एक अच्छी बात है, वज़ीर आज़म ने आज एक ऑफर की है। सिंध हुकूमत तो पहले भी चाहती थी कि साथ मिलकर चलें और जो मुल्की मामला हैं, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन वो नहीं किया गया। अब अगर वो नेक नेकी के साथ ये ऑफर करेंगे तो पार्टी क़यादत हमारी सोचेगी। अब फैसला तो पार्टी क़यादत ने करना है, तो लाजमी तौर पे मतलब जरूर सोचेंगे, क्योंकि मुल्की मामला चलाने के लिए आपस में ताउन की जरूरत होती है। अभी भी बैठते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी और बाकी कमेटियां इस तरह की बनी हुई हैं। हम भी ये समझते हैं कि मतलब इस तरह की चीजें मिलजुल कर ही होगी और ये पाकिस्तान के लिए, सिंध के लिए और सिंध के लोगों के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहतर होगा। अच्छा सर, बंडल आइलैंड के हवाले से भी वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध से कहा कि ज़रा इस पर नज़रसानी करें। इसका फ़ायदा तो सिंधी अवाम को ही है ना। जब ये चीज़ें और इस तरह के और प्रोजेक्ट सामने आएंगे तो जो बेनिफिशरी है वो सिंध की अवाम है। तो सर इस पर मेरे ख्याल नज़रसानी करने में हर्ज क्या है?
देखें जी, ये मसले सूबाई लेवल के मसले हैं। इसमें मरकज का इस तरह अमल रखा जिस तरह शुरू में दिया गया, उसी पे एतराज था। तो ये जो बात आज की और प्राइम मिनिस्टर साहब बैठते हैं सिंध हुकूमत के साथ या पीपुल्स पार्टी की क़यादत के साथ, तो मसले का हल निकल सकता है, चीजें बन सकती हैं। मैं कोई 100% इस बारे में नहीं कह सकता कि क्या होगा क्या नहीं, क्या ऑफर है और क्या प्लान है, क्या इसकी मतलब मेथोडोलॉजी होगी। लेकिन बात उन्होंने अगर नेक नीति के साथ की है, बैठेंगे बात करेंगे, तो मतलब सियासत में बातचीत के जरिए निकलते हैं। और ये लेकिन ये बात जरूर है कि ये सिंध की मिल्कियत है, हुकूमत सिंध की, सिंध के लोगों की, सिंध के अवाम की। उसके लिए तो बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ शेख साहब, बहुत शुक्रिया। शफीक साहब, वज़ीर आज़म की पेशकश और अभी आपने इम्तियाज़ शेख साहब का सुन लिया, वो इसी पे हैं कि जी सिंध की मिल्कियत है, तो विफाक कौन सा उसको उठा के ले जा रहा है अपने साथ? मुझे जो खुश आइन बात लगी है ना इनकी बातों से, और प्राइम मिनिस्टर ने असल में एक स्टेट्समैन का रोल अदा किया। अब कौन प्राइम मिनिस्टर अपनी सूबाई हुकूमत से कहता है कि जनाब आ जाओ हम मिल के काम करें, और देखें वो लैंड, पीस ऑफ लैंड, वो एक जजीरा है। अब क्या इमरान खान ने या PTI की हुकूमत ने उठा कर इस्लामाबाद के और ले जाना है? वो पब्लिक और अवाम की बात कर रहे हैं। ये मुझे खुशी हुई कि पहली बार जो है वज़ीर आला पंजाब वहाँ सॉरी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह उस महफिल में मौजूद थे जहाँ प्राइम मिनिस्टर एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने सारी उनकी बातें सुनी। इसका मतलब है कि दोनों तरफ से बर्फ़ पिघल रही है और दोनों जो अपना डेवलपमेंट है, जो लोगों की बेहतरी की उस तरफ आ रहे हैं। लेकिन इसमें मैं सारा क्रेडिट दूंगा प्राइम मिनिस्टर को कि प्राइम मिनिस्टर होते ही उन्होंने कहा कि भाई आप छोड़ें खिलाफत को, इधर आ जाएँ। और देखें अगर अपना मुराद अली शाह की जगह अगर मैं या कोई और होता तो वो कम से कम खड़ा हो कहता है कि ठीक है वी लुक इनटू, जैसे कि इम्तियाज़ शेख साहब ने कहा है। तो इस तरह लोगों को जो अपना वहाँ पे लोग जो सिंध की आवाम है या कराची की आवाम, उनमें एक हौसला होता कि भाई ये लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, अपने ज़ाती इख्तलाफात, ज़ाती झगड़े, सियासत से बाहर आके ये कुछ कर रहे हैं। लेकिन मुराद अली शाह साहब ने वो जेस्चर नहीं दिया। अब इम्तियाज़ शेख साहब ने जेस्चर दिया है, लेकिन इसको कैसे लेते हैं हम? असल मसला पता क्या है, फैसले या लंदन में होते हैं या बिलावल हाउस में होते हैं। जब फैसले जो है जो इलेक्टेड हाउसेज हैं उनसे होने शुरू हो जाएंगे, सूबाई असम्बली, पार्लियामेंट या फिर जो वज़ीर आला जो चीफ एग्जीक्यूटिव वहाँ होने शुरू हो जाएंगे, फिर ये मसाइल हल की तरफ जाएंगे। अगर डिक्टेशन या रिमोट कंट्रोल पर चलेंगे तो फिर ये ऐसे ही होगा। एक बड़ी अच्छी बात तो प्राइम मिनिस्टर ने कर दी, क्योंकि इस वक्त एक टकराव की कैफियत थी वफाक और सिंध के दरमियान, और इस टकराव का नुकसान जो है वो वफाक को भी हो रहा था और सिंध को भी हो रहा था। अब इस तनाजुर में जो प्राइम मिनिस्टर ने दावत दी है, तो मुझे लगता यह है कि उतनी ही गर्म जोशी से सिंध हुकूमत को भी इसको वेलकम करना चाहिए, क्योंकि लेकिन अगर सिंध हुकूमत सिंध कार्ड खेलेगी और सारा मलबा उठा के वफाक पे डालेगी तो फिर ये मफामत की पेशकश भी जो है पीछे चली जाएगी। देखिए दुनिया में जो बड़े मेगा सिटीज होते हैं ना, वहां अगर आपने डेवलपमेंट करनी है तो फिर वफाक को और सूबों को मिलकर जो है ना एक बड़े मेगा सिटीज के ऊपर एक अपनी पॉलिटिकल अप्रोच अपनानी चाहिए। बिल्कुल अब ये हो ये रहा है, अनफॉर्चुनेटली हम जो मैंने आपको पहले भी कहता रहा हूं कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे जिस तरह से जिम्मेदार हैं, सूबे वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। सूबे अपनी नाकामी उठाकर वफाक पे डालते हैं। अब जब वफाक पे डालेंगे तो फिर वफाक का रद्द अमल आता है। अब बेहतर यह है कि जो पेशकश की है, जैसे शफीक अवान साहब ने कहा कि सिंध हुकूमत वेलकम करे और कहे जी हम तो बैठने के लिए तैयार है, लेकिन बैठने के लिए जब वो बैठेंगे तो फिर वो पॉलिटिकल स्कोर कहां पे करेंगे? वो सिंध के अवाम को कैसे मुतमईन करेंगे कि वफाक हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, फलां जगह पे ज्यादती कर रहा है, फलां जगह पे ज्यादती कर रहा है? तो मुझे लगता है कि इस पेशकश का जवाब अब पीपल्स पार्टी की कोर्ट में है कि वो कैसे देती है। वजीर आजम ने तो एक बॉल जो है उनके पास थ्रो कर दी है और देखना होगा कि पीपल्स पार्टी की क्यादत, मैं मुराद अली शाह की बात नहीं कर रहा, जो बात शफीक अवान साहब ने की, जो पीपल्स पार्टी की क्यादत है वो किस तरह से इसको लेती है और क्या वो उतने ही पॉजिटिव इनिशिएटिव के साथ इस डायलॉग प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी या वापस उसी ब्लेम गेम में चली जाएगी जो अभी तक सिंध के अंदर हो रहा है। खालिद साहब, एक बात वज़ीर आज़म ने की कि अगर अब हमने टाइमली इन मसाइल को एड्रेस ना किया तो ये मसाइल बहुत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। अवाम में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, सिंधी अवाम में एहसास महरूमी बढ़ रहा है और कराची के अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है। वज़ीर आज़म का बरवक्त फ़ैसला है और मैं ये समझता हूँ कि आपसे मैंने आपकी राय लेनी थी कि क्या ये वक्त आ गया है जब हमें अपने सियासी मुफादात से निकल कर मुल्की मुफादात की तरफ जाना चाहिए? देखिए, मैं नहीं समझता कि हमारी अपोजिशन जमातें जो हैं वो अपने मफाद से हटकर मुल्की मफाद की तरफ उस तरह जाने के लिए तैयार हैं जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान सोच रहे हैं। ये पहली बार पेशकश नहीं हुई
और जब ये रवा माली साल का बजट पास हो रहा था तो उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौमी असम्बली में जो अपना ख़ताब किया था, तो मैं वहाँ उस वक्त मौजूद था, मैंने सारी तकरीर उनकी सुनी। तो उस तकरीर में भी वज़ीर आज़म ने खुलकर अपोजिशन को ये पेशकश की कि आएँ इकट्ठे मिलकर बैठें और जो इंतखाबी इस्लाहात है उन पर काम करें, उन पर इत्तेफाक राय कायम करें और उसकी रोशनी में आगे शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाएं। सही। तो उसके बाद ये जो ऑफ़र वज़ीर आज़म ने की है सिंध हुकूमत को, यकीनन एक बहुत बड़ी ये एक पेशकश है। ये कराची के अवाम, सिंध के अवाम, मुल्क के अवाम के मफाद में वज़ीर आज़म ने पेशकश की। हालांकि वज़ीर आज़म पर एक बड़ा कुछ काफ़ी अरसे से तवील अरसे से दबाव था सिंध हुकूमत की तब्दीली के लिए, वहाँ गवर्नर राज के लिए, या वफाक की जो इंतज़ामी वहाँ पर कंट्रोल है उस हवाले से। लेकिन वज़ीर आज़म ने इस प्रेशर से दबाव के बावजूद सिंध हुकूमत को पेशकश की है और यह नहीं किया। लेकिन असल जो रुकावट है मैं वो भी आपको बता दूं। असल रुकावट ये है कि जब ये कौमी असम्बली वजूद में आई थी तो जरदारी साहब ने भी एक तकरीर की थी वहाँ पर, और उस तकरीर में उन्होंने हुकूमत के साथ ताउन की बात की थी। लेकिन जब केसेस का मामला सामने आया, जब केसेस शुरू हुए, तो ये तावन की जो मामला था वो पीछे रह गया। तो असल में रुकावट समझता हूँ कि असल रुकावट वो केसेस हैं जो अपोजिशन एनआरओ कहते हैं, मैं नहीं दूंगा, आप उसको एनआरओ भी कह सकते हैं। लेकिन उस पर जो है इस मामले पर, इस बयानिए पर वजीर आजम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल राणा साहब, एक बात करूंगा आपकी इजाजत से कि ये पहली ऑफर नहीं की, इससे पहले वजीर आजम ने सिंध हुकूमत के साथ पूरा ताउन किया है और 3 साल में 1900 अरब रुपए जो हैं वफाक ने सिंध हुकूमत को दिए हैं। लेकिन आपको इंटीरियर सिंध में या कराची में कुछ नजर आता है कि ये 1900 अरब रुपए लगाए गए? सही कह रहे हैं सलमान साहब। रोजनामा जंग का जो इदारिया है वो भी इसी रेफरेंस में है और उनका ये कहना है इदारिये का कि जो बदअतमादी का माहौल है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, ये ख़त्म होना चाहिए और एक दूसरे को ना कबूल करने की जो रविश है ये ख़त्म होनी चाहिए और जाराने हिकमत अमली दोनों एंड से जो होती है उसको कम होना चाहिए। सियासत में जो महाजराई है ना, वो किसी के मफाद में नहीं होती, ना हुकूमत के मफाद में होती, ना अपोजिशन के मफाद में होती है, बिलखुसूस हुकूमत के मफाद में ही नहीं होती। लेकिन अब आप देखिए महाजराई कैसे ख़त्म होगी जब आप पीटीआई की हुकूमत का मैंडेट कबूल नहीं करेंगे, उनको बार बार सियासी ताने देंगे, सिलेक्टेड कहेंगे, हैं, उनको कहेंगे ये कोई लेके आया या अवामी मैंडेट कल सिंध असेंबली के अंदर जो कुछ हुआ वो मैं कह रहा हूं कल एट द सेम टाइम। अच्छा, पीपल्स पार्टी का रवैया, फिर पीएमएलएन का रवैया। अब पीपल्स पार्टी थोड़ी सी जरा पॉलिटिकली मैच्योर बिहेव करती है पीएमएलएन के मुकाबले में। अब मसला ये है कि अगर ये महाजराई खत्म होगी तो किसका फायदा होगा? ये फायदा होगा मुल्क का। और आप देखिए ना किस सूरत में इस वक्त टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। पूरी रीजनल पॉलिटिक्स पाकिस्तान की जो है ना इस वक्त स्टेक के ऊपर लगी हुई है। हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात, कश्मीर के साथ ताल्लुकात, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात, चीन के मामलात, अमेरिका के साथ ताल्लुकात, और हम अपने दाखिली महाज पे एक दूसरे के कपड़े उतारने के लिए बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ महाजराई कर रहे हैं, उनके ऊपर पर्सनल ब्लेम गेम कर रहे हैं। इसका फायदा कौमी सियासत को नहीं है। अच्छा है कि अगर पाकिस्तानी सियासत महाजराई से निकलकर एक मफामत की तरफ और जमहूरियत की मजबूती की तरफ पेश रफ्त। वजीर आजम ने जो बात की है कि जी हमें सिंध के मसाइल ना विफाक अकेला हल कर सकता ना सिंध, ये मिल के करना पड़ेगा। जो जंग का इदारिया उसमें उन्होंने कहा कि जो दोनों के दरमियान अदम एतमाद है ना वो भी कम होना चाहिए, ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो कम होना चाहिए। वजीर आजम के इस बयान के बाद और उस जेस्चर के बाद मेरा ख्याल है ये ट्रस्ट डेफिसिट कम होना चाहिए, लोगों को अपने खौल से बाहर आना चाहिए। लेकिन राणा साहब असल में ना खालिद यूनुस साहब ने सही पॉइंट आउट किया कि लोगों के स्टेक्स हैं, सियासी जमातों के स्टेक्स हैं, वो उनका आप तो बड़ी नेक नीति से बात कर रहे हैं और ये सलमान आबिद साहब ने भी कहा है कि आप लोगों के लिए सोचें। जब आपका मुतबा नज़र लोग अवाम होंगे ना और आपकी सियासी वो दौड़ नहीं होगी कि भाई मैंने इतनी सीटें लेनी, फलान इतनी सीटें लेनी, फिर मुखालफत बरा मुखालफत। जब तक हमारी सियासी जमातों को किबला ये दुरुस्त नहीं होगा कि वो अवाम के लिए आए हैं, उन्होंने सियासी पार्टी अवाम के लिए बनाई है, वो हुकूमत अवाम के लिए कर रहे हैं, जब तक उनमें ये नहीं आएगा उस वक्त इससे हम जान नहीं छुड़ा सकते। बिल्कुल। और प्राइम मिनिस्टर का आपने बिल्कुल ठीक है, उन्होंने एक ऑलिव ब्रांच, अंग्रेजी में कहते हैं ऑलिव ब्रांच ऑफर कर दी है। अब तमाम जमातों को ना इस पर सोचना चाहिए कि भाई
सियासत को एक तरफ करो, चलो 2 साल में इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में लड़ लेना, जो मर्जी कर लेना, लेकिन अभी जो क्या है माहौल ऐसा पैदा करें कि लोगों को भी सुकून हो कि भाई ये सियासतदान जो है ये हमारे लिए कुछ सोच रहे हैं, ये अपनी ज़ात के लिए नहीं सोच रहे। लेकिन वो बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया खालिद साहब ने कि वो जरा ही बात हो जी NRO दो, हमें रहते दो, NRO रहते से बाद लेट कोर्ट डिसाइड कि किसका क्या फेट होगा, लेकिन कम से कम लीडरशिप जो है वो स्टेटमेंट्स की तरह बिहेव करे जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं आज वज़ीर आज़म का एक जो है वाशिंगटन पोस्ट में बड़ा अहम मजमून छपा और उस मजमून में वज़ीर आज़म ने कहा कि जी जो अमरीकी अफ़गान जंग के जो नताइज हैं वो जो भी निकले वो पाकिस्तान को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और कांग्रेस में मुसलसल इल्ज़ामात लग रहे हैं। जो इस आर्टिकल का लबो लहजा है, मैंने पाकिस्तान में किसी वज़ीर आज़म को इस लेवल पे इस तरह अमेरिका से बात करते नहीं देखा, दौड़ और एब्सोल्युटली नॉट के बाद ये वज़ीर आज़म का ये आर्टिकल, और उन्होंने जो एक जिसे कहते हैं ना उनको असल सूरत हाल नहीं दिखाई बल्कि उनका कच्चा चिट्ठा जो है वो खोल के दिखा दिया कि आप तो पहले दिन से पाकिस्तान के साथ यही कर रहे हैं, आप पहले दिन से हेलरी ने यही कहा कि जी आप इस्तेमाल करते हैं और आगे चले जाते हैं। अब खालिद साहब, आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म के इस बयान के बाद, क्योंकि मैंने आपसे जवाब लेके फिर मैंने एक रिपोर्ट शेयर करनी है और मैंने बात करनी है, आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म का जो ये आर्टिकल है अमरीकी कांग्रेस को और अमरीकी जो लीडरशिप है उन्हें कम से कम पाकिस्तानी मौक़िफ़ को, वैसे तो उन्हें पहले भी पता है, लेकिन वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ उन्होंने अपना खोल के क्लियरली बता दिया कि पाकिस्तान कैसे सोचता है चीज़ों को। देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वाशिंगटन पोस्ट में अपना जो आर्टिकल लिखा है वो अमरीकी हकाम और जो कांग्रेस है और बाकी जो ज़िम्मेदारान हैं उनको मुखातब करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपना आर्टिकल लिखा है, और उसके साथ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उनको इस आर्टिकल में वज़ीर आज़म ने उजागर किया है, और हक़ाइक़ के साथ अदाद-ओ-शुमार के साथ वज़ीर आज़म ने अपना जो आर्टिकल है वो लिखा है, और उसमें पाकिस्तान को जो 80,000 जानों का जो नुकसान उठाना पड़ा इस जंग के अंदर, उसका भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिक्र किया है, और इस जंग में पाकिस्तान को जो माली नुकसान हुआ है $150 अरब का वज़ीर आज़म ने इसका भी जिक्र किया है, और उस तरह जो जितने हमले 16,000 वज़ीर आज़म ने लिखा कि पाकिस्तान पर जो है वो दहशत गर्दों ने हमले किए, और इनका भी हत्ता के जो ड्रोन हमले जो हैं वो हमारी सरजमीन पर हुए उनका भी वज़ीर आज़म ने ज़िक्र किया है, और ये भी ज़िक्र किया है कि हमारे जो माजी के हुक्मरान थे उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया अपनी ताकत हासिल करने के लिए, सियासी ताकत हासिल करने के लिए अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया, और जिस तरह उन्होंने डिमांड की और डू मोर का मुतालबा किया उसको पूरा किया। और आप जानते होंगे राणा साहब कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन में थे तो ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी था, तो सबसे ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस मामले की जो को उठाया था और इसकी मजम्मत की थी। और आखिर में अपने आर्टिकल में वज़ीर आज़म ने ये भी लिखा है कि दुनिया को और अमेरिका को ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर अमेरिका और दुनिया चाहती है कि वहाँ इंसानी हकूक़ की पासदारी हो, वहाँ इंक्लूसिव हुकूमत हो, वहाँ लोगों को हकूक़ मिलें, तो फिर दुनिया को उनको अफ़गानिस्तान को अपने साथ रखना होगा। बिल्कुल ठीक है। ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर हैं, साबिक़ सफ़ीर भी रहे हैं। ज़फ़र साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, वाशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल पे बात हो रही है, आपने भी पढ़ा होगा, कैसा देखते हैं इस आर्टिकल को आप? देखिए, बात सीधी ये है कि अमेरिकनों को तो हमने पहले से कहा था, जब आए थे 2001 में और उनको पता चला था कि उसामा बिन लादेन को इन्होंने पनाह दिया हुआ है, वो आए थे और मिले थे, उस वक्त मुशर्रफ था प्रेसिडेंट, और हमने उनको कहा कि उसामा जो है वो उनका मेहमान है, वो कहते हैं थोड़ा सा सबूत दे दे, और उस सबूत के साथ फिर हम जाके कह सकते हैं कि हालांकि हमने इसको पनाह दिया था, अब लगता है कि इसने कोई गलत काम किया है
तो फिर ये जो पनाह जो हमारा ये मेहमान था, अब हम ये मेहमान का जो इसका ये है प्रोटेक्शन, इस वक्त ये अभी हम नहीं दे सकते। जी सर, ठीक है। अच्छा, इसे वजीर आजम ने जिस तरह बड़े कैटेगोरिकली एक पाकिस्तान का जो स्टांस है वो लिया, माजी में इस तरह नहीं हो सका, कहीं हम लेट तो नहीं हो गए? पहले तो ये स्टांस हमारा सही स्टांस है, ऑनरेबल स्टांस है, और यही स्टांस होना चाहिए। मोदी जो है वो अमेरिकनों का एलाई बन गया है, दोस्त बन गया है, उनके साथ पार्टनर बन गया है, मिलिट्री अलायंस हो गया है उनका। तो जो भी मोदी कहेगा, जो भी मोदी करेगा, अमेरिकन बर्दाश्त करेंगे। इंडिया को वो इस्तेमाल करने वाले हैं, चीन के खिलाफ कर रहे हैं, उस चीन के खिलाफ। तो ये मत सोचिए कि इसलिए कि मोदी जो है गलत आदमी है, जब मुसलमानों के साथ जो उसकी पॉलिसीज है, या आरएसएस है, फैशिस्ट है, ये वो अमेरिकनों को कोई फर्क पड़ेगा। वो बहुत सारे फैशिस्ट के साथ भी हुए, बड़े सारे डिक्टेटर्स के साथ भी उनकी अलायंसेस हैं, दोस्ती है, और इस वक्त भी वो देखते हैं कि उनका मुनाफा किस चीज में है, और इंडिया के साथ दोस्ती करना के खिलाफ इस वक्त वो उनका की एम और ऑब्जेक्टिव है। बहुत शुक्रिया जफर हिलाली साहब। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, उसके बाद आएंगे, हम बात करेंगे शरीफ ख़ानदान में जो लड़ाई है, बयानिए की लड़ाई, वो फैसला कुन मरहले की तरफ जारी है। इस पे शफीक साहब से, सलमान साहब से और खालिद साहब से इनकी राय लेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। मुल्क भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। जी वेलकम बैक नाजरीन। एक रिपोर्ट देखते हैं शरीफ ख़ानदान में जो बयानी की जंग है वो कहाँ तक पहुँची, उसके बाद बात करते हैं। नून लीग में इख्तलाफात पर वजाहतों का सिलसिला जारी। लाहौर में पार्टी मीटिंग से खिताब करते हुए नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का कहना था कि हमजा शहबाज बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन हमारी सोच, आरा और तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है, जबकि हम सब मुत्तफिक हैं कि हमारे घर और जमात का सरबराह नवाज शरीफ है। इस मौके पर मरियम नवाज का कहना था कि वो शहबाज शरीफ की पार्टी के लिए खिदमात की मोतरफ हैं। दूसरी तरफ नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह भी पार्टी इख्तलाफात पर बोल पड़े। लीगी रहनुमा का कहना था कि पार्टी क़यादत के इख्तलाफात से मुतालिक बयानबाजी मीडिया पर नहीं होनी चाहिए थी। ज़राए का कहना है कि कई लीगी रहनुमा पार्टी क़यादत से मरियम नवाज के बयानिए पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। शफीक खान साहब, काफ़ी दिनों से हम इस पर बात कर रहे हैं। अब इसमें जो नया एडिशन आया है वो राना सनाउल्लाह साहब का है, और उन्होंने कल जो मीडिया से गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि इख्तलाफात हम मुझे भी थे, लेकिन हमने जब एक दफ़ा हम फैसला कर लेते हैं तो फिर वो मीडिया में नहीं आने चाहिए। इनडायरेक्टली उन्होंने मरियम साहिबा के जो बयान है उसकी नफ़ी की, और बल्कि उन्हें जिसे कहना चाहिए ना कि उन्होंने बुरा मनाया इस बात का। तो अब तो ये लगता है कि ये तलखी बढ़ती जा रही है और लीडर हिचकिचा नहीं रहे बोलने में। देखिए वो ना पंजाबी कह रहे हैं पांबड़ बनने लग पे हूँ, तो जो पहले जो चिंगारी थी आप जनाब वो पूरा पांबड़ बल रहा है। पांबड़ की कहते उर्दू तो बेहतर जानते हो। अच्छा आप देखें मरियम ने इससे, मरियम ने जो कल हमजा से कहा ना, हमजा की बड़ी इज्जत करती है, कंधे पे हाथ रख के, और बड़े इन्होंने काम किए, और अगर ये तरक्की और ये बयानियाँ मिल जाए तो हम अपना मुल्क को कहाँ ले जाएं, और वो इख्तलाफात हो सकते हैं,
और हमारा जो सियासी कायद और जो हमारा जो ख़ानदान का कायद नवाज शरीफ है, इसके जवाब में हमजा शहबाज ने एक लफ्ज नहीं कहा और वहीं बैठे हुए थे, ना इंडोर्स किया और ना उन्होंने कोई ना की। यानी ये उनकी सम टाइम जो खामोशी होती है ना, खुद भी एक जवाब होता है। खामोशी एक जवाब होती है। अब देखें ये यहाँ तक इख्तलाफात पहुँच चुके हैं और ये मेक इट या ब्रेक इट की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अब देखें, जब आप पहले उन्होंने ख्वाजा साहब ने कहा कि वर्कर के नीचे इख्तलाफ नहीं ऊपर है, वो मरियम साहबा ने कल मोहर लगा दी कि हमें इनकी शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस भी कबूल है और ये बड़ा अच्छा बच्चा है। और सियासत में बच्चे और ये नहीं होते भाई, सियासत में कोई बाप बहन भाई चचा नहीं होता। हमने देखें बादशाह ने अपना पूरा ख़ानदान बाप को उन्होंने कैद में किया और उनकी गर्दनें उड़ा दी। तो वो अब इसमें जो नुक्ता है ना कि मरियम नवाज या मुफाहमती ग्रुप या नवाज शरीफ, वो जो शहबाज शरीफ ग्रुप हम उसे कहेंगे, उसकी सियासी हैसियत मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, तुम ठीक हो, तुम्हारा बाप भी ठीक था, बड़ा काम किया, ये किया वो किया, लेकिन बयानिया हमारा चलेगा। यानी इसमें आप देखें जो बारीक ग्रे लाइन है ना, इसमें उन्होंने उनका जो बयानिया उनका रिजेक्ट कर दिया और लोगों को मैसेज दिया है कि भाई असल मैं हूँ। जब हम कल भी बात कर चुके हैं कि जो एक 53-54 लोगों का ग्रुप है जिसमें MNS भी हैं, वो साथ खड़े हैं शहबाज शरीफ के, लेकिन क्या शहबाज शरीफ इतनी हिम्मत करेंगे, इतना हौसला करेंगे कि खड़े हों वो? क्योंकि पीछे उनकी एक पूरी स्ट्रेंथ है, ये वक्त बताएगा। देखिए, मरियम की जो सारी सियासी थपकी थी ना कल, उसका मकसद सिर्फ एक ही था कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे वालिद बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको फैसले हमारे मानने पड़ेंगे। एक बात। दूसरी बात, देखिए हम सब आपस में यहाँ पे बातें करते रहे पिछले एक हफ्ते में कि मुस्लिम लीग के अंदर जो अरकान असम्बली है ना, या जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, वो मरियम के बयानिए के अगेंस्ट खड़े हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब ने इसका इतराफ़ किया, आपने उनका नोट देखा होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर मरियम के बयानिए के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है। इसका मतलब यह है कि पार्टी के अंदर जो मजमूई तौर पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाले लोग हैं, वो ये समझते हैं कि मरियम का बयानिया दुरुस्त नहीं है और वो शहबाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े हैं। अच्छा, अब देखिए बात यह है, मैंने पहले भी कहा था कि शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि नवाज शरीफ उनके ऊपर शफकत का हाथ रखेंगे। अच्छा, ऐसा होता नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर जब आप एक ताकत की लड़ाई है, क्योंकि ये मसला मुस्लिम लीग नून की लड़ाई नहीं है, ये खानदान के अंदर जो दो बड़े हैं ना, उनकी एक लड़ाई बन गई है और उनकी औलादों के दरमियान एक लड़ाई बन गई है। यानी मरियम वर्सेस अपना हमजा और नवाज शरीफ वर्सेस शहबाज शरीफ। अब मसला ये है कि अगर इसको हल करना है, देखिए उन्होंने एक जुमला कहा है, उसको समझे, हमारे खानदान के सरबराह भी वही हैं, यानी खानदान के फैसले भी वो करेंगे और सियासत के फैसले भी वो करेंगे और आपको उनको फॉलो करना है, आपने उनको ताबे बन के रहना है। मेरा ख्याल है कि पॉलिटिक्स में अब ये लाइन PMLN के ड्रा हो रही है, ये ताबे वाली बात नहीं चलेगी। वो अपना पूरा का पूरा जो नैरेटिव है ना वो बयान कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो ख्वाजा आसिफ की शक्ल में या फलां की शक्ल में वही अभी इसको लीड लेना चलना चाहते हैं, क्योंकि 2023 के इलेक्शन में अगर वो इस नैरेटिव के साथ मुफाहमत के साथ ना गए तो नुकसान मुस्लिम लीग नून का और ज्यादा होगा। खालिद अमीन साहब, जो मेरी इत्तलात हैं बीइंग जर्नलिस्ट, वो ये हैं कि अगर जो मरियम साहिबा का जुमला है कि हमारे ख़ानदान के बड़े भी नवाज शरीफ हैं, ये एक इंडिकेशन इस बात की है कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ख़ानदान की जानिब से भी प्रेशर है कि आप बड़े भाई का जो नैरेटिव है वो लेके चलें। और शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं कि उस नैरेटिव से निकल के, जो उन्होंने अपना नैरेटिव वोट को इज्जत दो से निकल के उन्होंने काम को इज्जत दो के नाम पे इलेक्शन लड़ा और कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में उन्हें कामयाबियाँ भी मिली। लेकिन अगर ख़ानदान का प्रेशर उन पर पड़ा और वो तंग आके घर बैठ गए तो ये बात यहाँ नहीं ठहरेगी। मुस्लिम लीग नून में एक तीसरा ग्रुप पैदा होगा और वो ग्रुप फिर आज़ाद हैसियत से अपनी सियासत करेगा। यानी कि ये तो तय हो गया कि मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो मरियम साहिबा और नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं खड़ा। आप समझते हैं खालिद साहब कि ये जो शहबाज शरीफ और मरियम साहिबा की, क्योंकि नवाज शरीफ तो जो भी कहते हैं या नहीं कहते, मरियम साहिबा तो ऐसे लग रही है कि बाज़ औक़ात अपने वालिद साहब की बात को भी निगेट करती हैं और उनकी बात को भी मानने पे तैयार नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मरियम मुस्लिम लीग नून में बिल्कुल तनहा हो जाएंगी? राणा साहब, ऐसे नहीं है। असल में ये जंग जो है इस वक्त शरीफ फैमिली के अंदर और मुस्लिम लीग नवाज के अंदर, ये सिर्फ बयानिए की जंग नहीं, ये असल में जो है ये वरासत, सियासी वरासत की जंग है। और इसमें बयानिया जो है जो इसको ज़्यादा जो है वो हाईलाइट हो चुका है इस वक्त, ये सानवी हैसियत रखता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बयानिए की जंग भी मौजूद है और उसमें मैं आपको बताऊं कि ये इख्तलाफात हैं और इख्तलाफात जो हैं ये हर सतह पर अब पार्टी के अंदर मौजूद हैं। हत्ता कि ये लाहौर के अंदर पिछले 6 माह से पार्टी का कोई सदर ही नहीं है,
नून लीग का लाहौर जो है वो पंजाब की तरह बराबर एक जो है एक इंडिपेंडेंट तंजीम है, और बड़ा सारी सियासत का जो महवर है नून लीग का वो लाहौर है। लेकिन यहाँ पर इख्तलाफात के बायस 6 माह से सदर नहीं बना सके, जिसकी वजह यह है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो सैफुल मलूक को और कुछ और लोगों में से किसी को सदर बनाना चाहती हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज राणा मशहूद अहमद को लाहौर का सदर जो है वो बनाना चाहते हैं, जिस वजह से इस पर भी जो है वो इत्तेफाक उस तरह नहीं हो रहा। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं, ये जो बयानिए की जंग आप कहते हैं ना, ये बयानिए की जंग जो है इसमें मुफाहमत का बयानिया भी नवाज शरीफ का है, इसमें मज़ामत का बयानिया भी नवाज शरीफ का है, दोनों बयानिए नवाज शरीफ साहब के हैं। और आज उनका बयान देख लें, उसमें खुलकर उन्होंने बात की है कि अगर हमारे जो मामलात हैं वो मुफाहमत से तय होते हैं, हल होते हैं, तो मुझे उस पर भी कोई इतराज़ नहीं है। वो असल में दोनों बयानियों के ज़रिए इक़्तिदार के रास्ते पर चलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें किसी तरह जो है हम दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं। दोनों बयानी देखिए, अगर मुफाहमत का बयानिया शहबाज शरीफ साहब का है तो उनको सदर किसने बनाया है? और जिस तरह हमारे वज़ीर इत्तलात फरमाते हैं कि हर हफ्ते टास होता है बाकायदा कि किस फंक्शन में, किस तकरीब में, किस प्रोग्राम में शहबाज शरीफ साहब ने जाना है और किस प्रोग्राम में आगे मरियम नवाज साहिबा ने जाना है, तो इसका फैसला भी नवाज शरीफ साहब करते हैं। असल में दोनों बयानिए जो हैं वो नवाज शरीफ साहब उनको अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मेम जंजर होता है। साहब इसमें मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा कि आपने तीसरे ग्रुप की बात की शेख रशीद के हवाले से, बिल्कुल तीसरा ग्रुप एक है। कल मैं एक चाय पे था तो उस पर कह रहे थे कि असल ये कौन कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के 3 MNA उसमें थे और बाकी दूसरे जो टिकट होल्डर या जो लीड करते हैं वो कहते हैं ये वलीअहदों की लड़ाई है। मियाँ साहब कहते हैं मेरा वलीअहद आगे आएगा, वो कहते हैं मेरा शहबाज शरीफ कहते हैं मेरा वलीअहद आएगा। तो मैं क्या फिर ये जो अब आपको तीसरा ग्रुप बना रहे, कहते हैं हम तो फंस गए। अगर एक तरफ जाते हैं तो मियाँ साहब नाराज हो जाते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं तो मरियम नाराज हो जाती है, शहबाज शरीफ नाराज हो जाते हैं। तो वो तीसरे ग्रुप जाए कहाँ, शेख रशीद को तीसरे ग्रुप की है ना, वो मुझे लग रहा है कि वाकई उसमें कोई वजन है, क्योंकि लोग अब इकट्ठे हो रहे हैं कि जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, भाई हम जाएं कि हमने सियासत करनी है। तो ये बिल्कुल उन्होंने ठीक इशारा किया है कि तीसरा ग्रुप भी बन रहा है, जो दोनों से तंग है। भाई मुस्लिम लीग नून के MNA हैं वहीद आलम खान साहब, वो हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। हमने कहा ज़रा नून लीग का मौका भी लें। वही साहब, ये जो इख्तलाफात की खबरें अब तो ये तो ढकी छुपी नहीं रही, अब तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी कल क्लियरली कह दिया कि अगर पार्टी में कोई फैसले होते हैं तो उन्हें पब्लिक के अंदर डिस्कस नहीं होना चाहिए। मरियम साहिबा के उस बयान को उसका उन्होंने खासा बुरा मनाया है। नहीं, मैं ऐसी बात नहीं समझता। मेरे ख्याल में तो किसी किस्म का कोई ऐसा तजाद नहीं है आपस में। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के सदर हैं और सब लोग एक ही पेश पर हैं। वो जो इख्तलाफ राय की बात है ना, वो तो ऐसे भी है कि आप और मैं भी किसी बात पर इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जब पार्टी में बात जाती है, वहाँ डिस्कस होती है, जो हुक्म होता है उसमें मियां नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, उसी पर अमल दरामद होता है। अच्छा सर, अगर ये अमल दरामद होता है तो फिर मरियम साहिबा को क्यों ज़रूरत पेश आई कि उन्होंने एक अमल दरामद होने वाली बात पे जिस पे मुत्तफिक हो गए थे उन्हें बात करने की ज़रूरत पेश आई? ये बात देखिए, मेरी बात सुने। बात ये है कि वो जो उनकी वो जो बात थी ना, वो इस तनाज़र में नहीं थी, वो और तनाज़र में थी, वो और बात वो कर रही थी। ये बात तो तय है कि जब ये फैसला हुआ था तो पूरी हमने सबने वोट किया था कि ऊपर जैसे भी हुआ, जो भी फैसला हुआ, लेकिन ये हमें कहा गया कि इसके लिए वोट करना है और हम सब ने वोट किया और सब ने तस्लीम किया इस बात को। ठीक ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया वहीद आलम साहब, आपने हमसे बात की। सलमान साहब, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में मुशाहिद हुसैन साहब का कालम छप है और उन्होंने ये कहा है कि जो दुनिया को सफारती और डिप्लोमेसी की जंग को आपस में जोड़ना पड़ेगा ताकि चीज़ों को समझने में आसानी है। फिर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान का जो नुक्ता नज़र जो अब समझना शुरू हो गई है दुनिया, और हमने बेहतर अंदाज में अपना जो नैरेटिव है वो डेवलप किया है इस दुनिया में, और मीडिया के मुहाज पर जो मजबूत बयानी है उसकी ज़रूरत है। मैं चाह रहा था कि इस पे मुशाहिद साहब के कालम पे आपसे कमेंट। सर देखिए, बात बड़ी बुनियादी सी है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं ना, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक सर जोड़ा हुआ है और पाकिस्तान को टारगेट किया हुआ है। ऐसे में
पाकिस्तान को एक ऐसी पॉलिसी इख्तियार करनी है कि हम इंटरनेशनल राहयामा को मुतासिर करें। और वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ नेशनल मीडिया नहीं, बल्कि पाकिस्तान को अपने नेशनल मीडिया के अंदर से एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव को डेवलप करना है, जिसके ज़रिए हम दुनिया को ये बावर करवा सकें कि जो पाकिस्तान के बारे में नेगेटिविटी है उसको कैसे हम पॉजिटिविटी के कॉन्टेक्स्ट में बदलें। और एक बड़ा अच्छा उन्होंने इशारा किया कि इस वक्त हमारे पास एक बड़ी स्पेस है, पॉलिटिकली रीजनल स्पेस है, इंटरनेशनल स्पेस है, जहां हम फीडिंग कर सकते हैं अपने नेशनल नैरेटिव को कि पाकिस्तान कैसे दुनिया के साथ पीसफुली इंगेज होना चाहता है, अपने रीजनल कॉपरेशन को कैसे बढ़ाना चाहता है, थिंक टैंक्स को कैसे इंगेज करना चाहता है, और डिप्लोमेटिकली हम क्या वो स्ट्रेटजीज अपनाएं जिससे हम अपनी दुनिया को ये बावर करवा सकें कि जो पाकिस्तान पे ब्लेम गेम आ रही है ना इस वक्त, हम इस ब्लेम गेम में ये बताएं कि जनाब ये जो ब्लेम गेम है ये तासुब पे मबनी है, ये मफरूजों पे मबनी है, ये प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है। असल में पाकिस्तान जो इस वक्त कंट्रीब्यूशन कर रहा है ये रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर, उसको वर्ल्ड को रिकग्नाइज करना चाहिए। तो उन्होंने सिर्फ हमें ये बावर करवाने की कोशिश की है कि हमें अभी बहुत होमवर्क करना है और हमारी अप्रोच जो है वो रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बेसिस के ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। खालिद साहब, पाकिस्तान ने 131 सफ़ात का डोजियर तैयार किया कश्मीर के हवाले से, और वो पूरी दुनिया में अब उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। OIC ने तो बाकायदा कर दिया, यूरोपियन का जो कम्युनिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता इसे एक्सेप्ट कर रही है। अमेरिका के हुक्मरान अपनी जगह पे खड़े रहे सियासी मुफादात की वजह से, लेकिन नीचे जो उनकी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं और दीगर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमारे इस डोजियर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो कालम है मशाद साहब का, मैं उसे इससे जोड़ना चाह रहा था कि हमारे जारहाना जो डिप्लोमेसी है उसके नताइज तो आने लगे और हम भारत जो है वो डिफेंसिव होता जा रहा है। देखिए, ये जो बातें मुशाहिद हुसैन सैयद ने की हैं कि इस तरह मीडिया में भी हाईलाइट होना चाहिए, बैन अल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान को स्पेस हासिल करनी चाहिए, तो इसमें आपने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो UNO में वज़ीर आज़म की तकरीर थी, तो वज़ीर आज़म ने जिस तरह जारहाना अंदाज में खुलकर पाकिस्तान का जो किरदार है उसको नुमाया किया, तो उसकी भी पूरी दुनिया में पजीराई जो है वो पाकिस्तान को मिली है। और इस तरह जो वज़ीर आज़म ने आज आर्टिकल लिखा है वाशिंगटन पोस्ट में, उस आर्टिकल में भी खुलकर पाकिस्तान का केस पेश किया है। और जितने भी मीडिया के अंदर जो गैर मुल्की TV चैनल हैं वहाँ पर भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इंटरव्यूज़ दिए, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने वहाँ इंटरव्यू देकर ये हाईलाइट की, हमारे वज़ीर इत्तलात ने जो है बैन अल-अक़वामी सतह पर जो बैन अल-अक़वामी मीडिया है उसको उसमें अपना नुक्ता नज़र पेश किया। और इस तरह जब अफ़गानिस्तान से एवैक्यूएशन हो रही थी उसमें पाकिस्तान का जो रोल था, जो किरदार था, उसको भी जो है बैन अल-अक़वामी सतह पर हमारे मीडिया के ज़रिए, इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए उसको हाईलाइट किया गया। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इसको तसलसल के साथ आगे इस अमल को जारी रहना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। शफी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन मैंने आपसे कमेंट है 70 मिशंस को हमने डोजियर अपना पहुँचाया है। जो बात कर रहे हैं मशाद साहब कि हमें अपनी जो डिप्लोमेसी ज़रा उसे थोड़ा सा और अग्रेसिव करना चाहिए, उसके नताइज आने लग गए, आप समझते हैं कि अभी मजीद गुंजाइश मौजूद है? बिल्कुल गुंजाइश मौजूद है। ये बड़ा अच्छा है कि डोजर दे रहे हैं, दुनिया को पता चल रहा है क्या है। देखिए, जो डोजर आप देते हैं ना, ये ना समझे कि वो उठा के फेंक देते हैं। हर जो मुल्क का वजारत खारजा जो हर डेस्क बना हुआ है उसको देखते हैं। बल्कि मैं अपना सलमान आबिद साहब की बात को जो उन्होंने कॉलम के हवाले से कहा कि मैं नेशनल नैरेटिव बिल्ड करना है, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। तो नेशनल नैरेटिव कब बिल्ड होगा? जब सियासतदान पाकिस्तान के नाम पे इकट्ठे होंगे। बिल्कुल सही। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्टेट्समैन की जो उन्होंने स्टेटमेंटशिप का मुजाहरा किया है, बुनियाद रख दी है। अब बिलावल भुट्टो या आसिफ जरदारी या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ से मैं तोक़ो नहीं, दूसरे ML वली खान, दूसरे लोग जो हैं वो इस तरफ आए, जिससे सलमान आबिद साहब ने इशारा किया कि नेशनल नैरेटिव बिल्ड करें, कम अज़ कम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। बिल्कुल ठीक है। जब तक उससे फ्री जाएंगे हम इसी तरह में दुनिया से ना धक्के पड़ते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, तो क्रिकेट हम सबका मुश्तरका इश्क है और उसकी इत्तला की है। इंज़मामुल हक के लिए सेहतियाबी की वो मैं कह रहा था आखिर में हम उसके एक दुआ करेंगे। वज़ीर आज़म ने भी ज़रा स्क्वाड के हवाले से थोड़ी सी अपनी रिजर्वेशन दी है, जिसके बाद इम्कान ये कि तब्दीलियाँ होंगी, क्योंकि जिन लड़कों के नाम लिए जा रहे हैं वो कोई इतने उनमें से कुछ लड़कों की परफॉर्मेंस वो नहीं है। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्जा साहब की बड़ी, हाँ जी, मिर्जा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे राना साहब? जी अल्लाह का शुक्र। लग रहा है तब्दीली होगी कोई स्क्वाड में? कुछ आपका एक्सपीरियंस, आपकी नजर है, क्या नजर आ रहा है आपको?
बिल्कुल राणा साहब, जिन लड़कों को सिलेक्ट किया गया था वर्ल्ड कप T20 के लिए, अभी 10 अक्टूबर आखिरी डेट है, 10 अक्टूबर तक तब्दीली हो सकती है। और वो लड़के जिनको सिलेक्ट किया गया वो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे नेशनल T20 कप में। जब वो लोकल बॉलर्स के खिलाफ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो बैनुल अक़वामी सतह पर जब उनको मौके मिलेंगे, जो इंटरनेशनल बॉलर्स हैं उनके खिलाफ वो कैसा परफॉर्म करेंगे, तो ये क्वेश्चन मार्क है। और खबरें यही गश्त कर रही हैं कि पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियां हों। अभी जो दूसरा मरहला जिसे लाहौर में शुरू होना है, उसके बाद ही कोई हतमी फैसला हो। ठीक है मिर्जा साहब, ये बताएं कि कल कुछ गुफ्तगू खिलाड़ियों की स्टैंप में जो कैमरा होता है उससे रिकॉर्ड हुई, जिसमें सुहेब ये कह रहे थे कि यार हमें ये निकालने का प्रोग्राम बना रहे हैं, यूएई में विकेट कैसी होगी, यहाँ बाउंसी रखी हुई है, तो क्या कोई साजिश भी हो रही है कुछ लड़कों के खिलाफ? नहीं, कोई साजिश नहीं, तो लड़कों का अपना परसेप्शन है राणा साहब। मसला ये है कि ये जो चारों मिडिल ऑर्डर में शोएब मकसूद, आसिफ अली, आजम खान और खुशदिल शाह, ये मुकम्मल तौर से नाकाम रहे अब तक जो मैचेस हुए। और इस परफॉर्मेंस की बेसिस पर ये कैसे बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पहला मैच 24 अक्टूबर को रिवायती हरीफ भारत से, 26 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से और 29 अक्टूबर को अफगानिस्तान से। तो ये एक बड़ा मुश्किल सा मरहला है। मेरे ख्याल में अभी ये नातजुर्बाकार है। मौके आसिफ अली को मिल चुके हैं, आजम खान की फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क है, खुशदिल शाह परफॉर्म नहीं कर पा रहे, शोएब मकसूद डोमेस्टिक के खिलाड़ी हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर फेल हो गए, तो मेरे ख्याल में सोचना पड़ेगा सिलेक्शन कमेटी। अच्छा सर, उस्मान कादर की परफॉर्मेंस मुसलसल वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन उनको इसलिए बाहर तो नहीं बिठाया जा रहा कि जो कप्तान के एक दो दोस्त हैं जो पिछले कुछ अरसे से बीइंग लेग स्पिनर परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहे, उनको टीम में रखना मकसूद है, जबकि उस्मान कादर के पास ज्यादा वैरायटी है। वो राणा साहब, वो कप्तान के दोस्त नहीं है। शादाब खान जो थे उनको मिसबाउल हक लेकर आए, वो बड़े उनके स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे, उन्होंने ही वाइस कप्तान बनाया। शादाब खान ने न्यूजीलैंड के दौरे में कप्तानी भी कर ली, लेकिन जिस अंदाज से वो आए थे 2017 में, जो परफॉर्मेंस दे रहे थे, उनका फिटनेस का प्रॉब्लम है। अब उनकी परफॉर्मेंस जो है बजाय बुलंदी की तरफ जाने के जवाल की। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया। से देखेंगे हमारे राणा साहब जो हैं हुकूक निस्वां के बहुत बड़े अलमबरदार हैं, इन्होंने अलम उठाया होता है। इनके लिए खुशखबरी की बात यह है कि आइसलैंड में 52% खवातीन जो पार्लियामेंट में इलेक्ट हो गई हैं, आपको मुबारक हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, यकीन करें सर, मैं यकीन करें अगर मैं आइसलैंड में होता और तो मैं कुछ भी हो जाता, मेरे वजीर आज़म आप ही होते, चाहे कुछ भी हो जाता। खवातीन को रख जाते हुए एक एक जुमला इंजमाम के लिए, उनकी सेहत के हवाले से। बहुत बड़ा प्लेयर है इंजमामुल हक, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है। अल्लाह उनको सेहत दे, हम सब दुआ करते हैं पूरे पाकिस्तानी और जितने भी क्रिकेट के साथी हैं। वो एक लेजेंड है, क्रिकेट लेजेंड है, और वो उन्होंने बड़ी खिदमत की पाकिस्तान की, और फिर कोच भी रहे। अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको अपने बच्चों पे अपना कायम रखे और वो फिर कौम की किसी न किसी शक्ल में खिदमत करें। इंजमाम साहब, हम हमारी टीम खबर की पूरी टीम, प्रोडक्शन टीम, मेरे एनालिस्ट, मैं, हमारे कैमरामैन जितने भी हैं, हम सब अपने सच्चे दिल से आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आप हमारे लिविंग लेजेंड्स हैं, आपने हमें दुनिया के बड़े बड़े मैदानों में, दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में इज्जत दिलाई। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। जाते हुए एक वजाहत ज़रूरी है कि कौमी तराने के हवाले से ये बड़ा रूमर्स आ रही थी कि जी शायद उसके कोई अल्फाज थे चेंज हो रहे हैं या उसकी म्यूज़िक चेंज हो रही है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वो हमारी अमानत है कौमी तराना, वो वैसे ही रहेगा। हाँ, ज़रा जदीद म्यूज़िक के साथ, ज़रा ज़्यादा फ्रेश आवाज़ों के साथ अगर उसे रिकॉर्ड कर लिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। कौमी तराने को कैसे कोई तब्दील कर सकता है? कौमी तराना तो हमारे दिल में यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो चीज़ यहाँ पे लिखी है उसे इतना मिटाना इतना आसान नहीं होता। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।